स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभी के क्लास में। आज का जो हम टॉपिक करेंगे वो है हमारा ब्लड का फॉर्म्ड एलिमेंट्स में ल्यूकोसाइट्स। तो इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने देख रखा है कि ब्लड का जो दो कंपोनेंट है वो कौन कौन है। पहला है प्लाज्मा और दूसरा है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। पहला है प्लाज्मा और दूसरा है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा जो है वो टोटल कितना करता है ब्लड का कंटेंट 55% और फॉर्म्ड एलिमेंट जो होता है वो 45% करता है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट जो होता है सॉलिड पार्ट होता है जिसमें कौन कौन सा होता है, एक होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। तो आरबीसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं, इसका पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल और रेड ब्लड कॉर्पुसल्स। दूसरा होता है रेड ब्लड सेल्स और इसका तीसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट्स। उसी तरह से डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम होता है वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड कॉर्पुसल्स या इसे हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। प्लेटलेट्स को हम दूसरे नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। अब इसी में हम लोग देखेंगे, इसी में बेसिकली क्योंकि हम लोगों ने पीछे वाले टॉपिक में कर चुके हैं प्लाज्मा और आरबीसी को, अब हम लोग करेंगे डब्ल्यूबीसी को यानी प्लेटलेट्स। अब ल्यूकोसाइट्स यानी वाइट ब्लड सेल, इसे हम और अन्य नाम से एक नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं सोल्जर ऑफ द बॉडी। सोल्जर ऑफ द बॉडी बोलते हैं इसको, और क्यों बोलते हैं वो हमें आगे पता चलेगा। तो इसमें अगर हम बेसिकली देखें तो इसमें कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, यानी इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके कारण ये कलरलेस होते हैं। अब इनके अंदर इरिथ्रोसाइट्स के विपरीत इनमें सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है और उनके अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो डिफरेंट विटल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि इसके फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ल्यूकोपोएसिस। उसमें हम लोग बोलते थे इरिथ्रोपोएसिस, इसमें बोलते हैं हम ल्यूकोपोएसिस। यानी द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स इज कॉल्ड इरिथ्रोपोएसिस and the process of formation of white blood corpuscles और WBC is called leukopoiesis। और 1 माइक्रोलीटर में यानी पर माइक्रोलीटर में जो WBC का काउंट होगा, यानी जितने WBC उसमें प्रेजेंट होंगे उनको हम लोग बोलते हैं TLC यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। अगर ये टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ता है या घटता है तो वो हमारे अंदर इन्फेक्शन को बताते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर क्या हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है। तो इसका जो नॉर्मल है वो है, टोटल नंबर जो है वो 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब, ये ब्लड में, यानी इतना प्रेजेंट होगा 6 से 8000। लेकिन जब इसका इंक्रीज होता है, जिस कंडीशन में ये इंक्रीज करता है उस कंडीशन को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, और जब ये डिक्रीज करता है तो उसको बोलते हैं ल्यूकोपेनिया। तो दो टर्म है, जब इंक्रीज करेगा और जब डिक्रीज करेगा। तो इंक्रीज करेगा तो क्या हुआ, ल्यूकोसाइटोसिस। जब इंक्रीज किया तो बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस कंडीशन कहलाएगा, और जब डिक्रीज करेगा तो वो कहलाएगा ल्यूकोपेनिया कंडीशन। तो जब इंक्रीज करता है तो इसमें पता चलता है कि हमारे बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। कौन सा इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और जब डिक्रीज करता है तो किस में कर सकता है, तो टाइफाइड हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, वायरल फीवर हो सकता है, यानी वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें इनके नंबर डिक्रीज कर जाते हैं, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इनका नंबर इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, इनका जो अब हम शेप की बात करें तो या तो ये राउंड होंगे या इरेगुलर शेप रहेंगे। इरेगुलर शेप को हम लोग बोलते हैं एम्बॉयड स्ट्रक्चर। एम्बॉयड स्ट्रक्चर मतलब जिनका कोई भी शेप फिक्स ना हो, और इसी के कारण इनको ये क्या करते हैं, तो ब्लड कैपिलरीज से निकलकर टिश्यूज में आ जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डायपेडेसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डायपेडेसिस। डायपेडेसिस क्या है, तो ये द प्रोसेस बाय विच व्हाइट ब्लड सेल्स कम आउट फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज इनटू द टिश्यूज इज कॉल्ड डायपेडेसिस। इसका जो साइज है वो कितना है, 12 से 20 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं। तो इसके फॉर्मेशन को हम लोगों ने बोला ल्यूकोपोएसिस। तो पूरे ब्लड का फॉर्मेशन हम जानते हैं कहाँ होता है, बोन मेरो में। तो बोन मेरो कहाँ होता है, तो हॉलो बोन में, बोन के हॉलो पार्ट में क्या होता है, तो बोन मेरो होता है। तो इस बोन मेरो में प्रेजेंट होता है स्टेम सेल। इस बोन मेरो में क्या प्रेजेंट होता है, स्टेम सेल। इसको हम लोग बोलते हैं हेमाटोपोएटिक
स्टेम सेल। हेमाटोपोएटिक से एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं हेमाटोपोएसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हेमाटोपोएसिस। यानी द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम द हेमोपोएटिक सेल इज कॉल्ड हेमोपोएटेसिस। हेमाटोपोएसिस। हेमाटोपोएसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम हेमोपोएटिक स्टेम सेल। तो हेमोपोएटिक स्टेम सेल्स के द्वारा जब ब्लड का फॉर्मेशन होता है तो ब्लड में तो सभी कंपोनेंट आ जाएंगे, तो इसी में ये जो स्टेम सेल होता है ये डिफ्रेंशिएट होता है, यानी इनके पास फ्रीक्वेंसी होती है पूरे सेल्स को डेवलप करने की। तो ये अपने आप को डिफ्रेंशिएट करते हैं और दो पार्ट में बढ़ते हैं। तो पहला कहलाता है मायोलिड और दूसरा होता है लिम्फॉइड स्टेम सेल। पहला हो गया माइलिड और दूसरा हो गया लिम्फॉइड। तो माइलिड के द्वारा एरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी का फॉर्मेशन होगा और मोनोसाइट्स का फॉर्मेशन होगा, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इसेनोफिल्स और प्लेटलेट्स। तो ये जो होते हैं मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इसेनोफिल्स, ये जो तीनों हैं ये है हमारे ग्रैनुलोसाइट्स। ये हमारे क्या हैं? ग्रैनुलोसाइट्स। यानी व्हाइट ब्लड सेल का जो दो टाइप है, एक है ग्रैनुलोसाइट्स, एक है ए ग्रैनुलोसाइट्स। तो ये तीनों टाइप है ग्रैनुलोसाइट्स के। और ए ग्रैनुलोसाइट्स में आ जाता है लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट। तो सिर्फ लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन लिम्फॉइड स्टेम टिश्यूज के द्वारा होता है, स्टेम सेल्स के द्वारा होता है, लिम्फॉइड, जो कि डिफ्रेंशिएट होता है बी सेल में और टी सेल में। तो अब ये हम लिम्फोसाइट्स को अगर देखते हैं तो लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन हमारा कहाँ होता है? बोन मेरो में। बी और टी दोनों बनेगा बोन मेरो में, लेकिन जो टी लिम्फोसाइट्स होता है ये यहाँ बनकर मैच्योर होने के लिए चले जाते हैं थाइमस में। कहाँ चले जाते हैं? थाइमस में। इसलिए इनको हम बोलते हैं टी लिम्फोसाइट्स। और इनका फॉर्मेशन होता है बोन मेरो में और ये मैच्योर होने के लिए कहाँ चले जाते हैं? तो ये मैच्योर होने के लिए चले जाते हैं थाइमस में, ठीक है। और बोन मेरो, बी लिम्फोसाइट बोन मेरो में ही प्रेजेंट होता है और वहीं डिफ्रेंशिएट होकर फिर टारगेट ऑर्गन के पास चलता है। तो यहाँ पे जो बी लिम्फोसाइट है ये प्रोड्यूस करता है हमारा एंटीबॉडी। ये क्या करेगा? ये एंटीबॉडी बनाएगा। और टी लिम्फोसाइट्स क्या करेगा? इसका हेल्प करेगा। टी लिम्फोसाइट्स क्या करेगा? हेल्प करेगा। और बी लिम्फोसाइट्स हमारा क्या करता है? एंटीबॉडी बनाता है। तो टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट्स को हेल्प करेगा एंटीबॉडी को बनाने में। और इसमें एक मेमोरी सेल होता है जो याद करके रखता है उस एंटीजन के लिए जो एंटीबॉडी बना था उसको। और जब एंटीजन दोबारा हमारे बॉडी के अंदर आता है तो ये जो प्लाज्मा सेल है जो काम किया था और ये मेमोरी सेल है जो बच के रहा है हमारे बॉडी में, वो एक्टिव होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है और एंटीजन को सप्रेस कर देता है, ठीक है। इसको हम इम्यूनिटी में करेंगे अगले वीडियो में। तो इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो एक बार इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ल्यूकोसाइट्स का फॉर्मेशन जो होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ल्यूकोपोएसिस। और पूरे ब्लड के फॉर्मेशन को प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? हेमाटोपोएसिस, ठीक है। और बोन मेरो में इनका फॉर्मेशन होता है। तो बोन मेरो में एक स्टेम सेल होता है जिसका नाम है हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स, जो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है मायोलिड में और दूसरा होता है लिम्फॉइड में, ठीक है। तो मायोलिड से बन जाएगा एरिथ्रोसाइट्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इसेनोफिल्स और प्लेटलेट्स, यानी ब्लड का ये पूरा कंपोनेंट है। और यहाँ पे जो लिम्फोसाइट्स है वो लिम्फॉइड स्टेम टिश्यू से बनेगा, स्टेम सेल से बनेगा, जहाँ पे ये बी और टी में बदलता है। तो बनेगा कहाँ? बोन मेरो में, लेकिन मैच्योरेशन के लिए कहाँ चला जाता है? तो जो टी लिम्फोसाइट्स है वो थाइमस में चला जाता है, इसीलिए थाइमस का टी होता है। तो टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स क्या वर्क करेगा? तो एंटीबॉडी बनाएगा। उसमें मदद कौन करेगा? टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। अभी हम लोग आगे देखते हैं। तो ल्यूकोसाइट्स का अगर हम लोग देखते हैं तो ल्यूकोसाइट्स का दो टाइप। ल्यूकोसाइट्स का हमारा कितना टाइप है? दो टाइप। तो ल्यूकोसाइट्स का दो टाइप है। पहला है ग्रैनुलोसाइट्स और दूसरा है ए ग्रैनुलोसाइट्स। तो ग्रैनुलोसाइट्स जो होते हैं इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो ग्रैनुअल स्ट्रक्चर में होता है। कैसा होता है? ग्रैनुअल स्ट्रक्चर में।
और ए ग्रैनुलोसाइट्स में ये ग्रैनुअल्स नहीं प्लेन होते हैं इसके साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो ग्रैनुलोसाइट्स इसके पहले हम लोगों ने देखा कहाँ बनेगा, बोन मैरो में। बोन मैरो में का किसके द्वारा, माइलिड स्टेम सेल्स के द्वारा। तो इसीलिए यहाँ पे आया है माइलोसाइट्स। तो ग्रैनुलोसाइट्स का फॉर्मेशन बोन मैरो में होगा और ये माइलोसाइट्स से बनेंगे। एक ग्रैनुलोसाइट्स स्प्लीन और लिवर और बोन मैरो में भी बनता है, तो उसका अलग टिश्यू है। तो स्प्लीन और लिवर में या जो डेवलप होगा वो किसके द्वारा होगा, तो रेटिक्यूलो इपिथेलियल टिश्यू के द्वारा। रेटिक्यूलो इपिथेलियल टिश्यू के द्वारा यहाँ पे स्प्लीन और लिवर में इनका फॉर्मेशन होगा। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ग्रैनुलोसाइट्स का ग्रैनुअल होता है यानी दानेदार स्ट्रक्चर होता है, और ग्रैनुलोसाइट्स का जो न्यूक्लियस होता है वो इरेगुलर होता है और सब डिवाइडेड होते हैं। ग्रैनुलोसाइट्स में तीनों आते हैं। तो ये जो होते हैं ये लोब में चेंज होते हैं, इसका न्यूक्लियस लोब्ड होते हैं। तो इसेनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, इन तीनों को डिवाइड किया गया है स्टेनिंग के ऊपर। किसके द्वारा, स्टेनिंग के ऊपर, स्टेन करने पे। तो किससे स्टेन करते हैं और ये कैसे बिहेव करते हैं उसके बेसिस पे इनको तीनों पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो हम लोग एसिडिक से, इसेनोफिल्स क्या है, तो इसेनोफिल्स का जो न्यूक्लियस है ये 2 लोब्ड का न्यूक्लियस है। इसेनोफिल्स का जो न्यूक्लियस है वो 2 लोब्ड है यानी 2 बार ये मुड़ा है, और इसको एसिड के द्वारा हम एसिडिक स्टेन से स्टेन करते हैं। बेसोफिल्स में ये 3 लोब्ड होता है। बेसोफिल्स में न्यूक्लियस कितना होता है, 3 लोब्ड होता है, और ये बेसिक स्टेन के द्वारा स्टेन किए जाते हैं। और तीसरा जो है न्यूट्रोफिल्स, इसमें मेनी लोब्स होते हैं यानी मोर देन 3 लोब्स होते हैं, और ये बेसिक और एसिड दोनों से, बेसिक और एसिड दोनों के द्वारा जब स्टेन किया जाता है तो ये वीकली स्टेन होते हैं, बहुत ही कम स्टेन दिखाई पड़ते हैं, इसलिए इनको हम लोग न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं। ये बेसोफिल्स, ये इसेनोफिल्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ग्रैनुलोसाइट्स में, ए ग्रैनुलोसाइट्स में देखेंगे तो इसमें ग्रैनुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है, और ये 2 टाइप होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, जिसका हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर लिया है। लिम्फोसाइट्स क्या करेगा, तो लिम्फोसाइट्स जो है हमारा रेटिक्यूलो इपिथेलियल टिश्यूज के द्वारा कहाँ बनेगा, स्प्लीन और लिवर में, और बोन मैरो में किसके द्वारा बनेगा, तो ये लिम्फॉइड स्टेम सेल के द्वारा बोन मैरो में बनेगा। अब मोनोसाइट जो है, मोनोसाइट जो होता है वो डेवलप होता है मोनोब्लास्ट सेल्स ऑफ बोन मैरो में। बोन मैरो में एक और जो सेल्स होता है मोनोब्लास्ट, उनके द्वारा ये मोनोसाइट्स फॉर्म होते हैं, यानी ये जो माइलेट यानी जो हेमेटोब्लास्ट थे वो 2 पार्ट में बंटते हैं, एक होता है माइलेट और दूसरा होता है लिम्फॉइड स्टेम सेल। तो उसी से बाकी सारे का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एक एक करके देखते हैं लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट जो होता है वो 20 से 25% होता है ल्यूकोसाइट्स का। ल्यूकोसाइट्स का कितना परसेंट होता है, 20 से 25% ये कंटेन करता है, और इसका जो साइज होता है वो स्मॉलर होता है, 7 से 8 माइक्रोमीटर इनका होता है, लेके 10 से 15 माइक्रोमीटर के बीच में। अब यहाँ पे हम लोग स्कैंट साइटोप्लाज्म इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज राउंडेड यानी राउंड स्ट्रक्चर का होता है इनका इनका न्यूक्लियस। अब ये जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं और नॉन फाइगोसाइटिक इन नेचर होते हैं, यानी इनका काम है सिर्फ एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करना, जिसमें दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। इनके रीजन पे ये कितना दिन रहते हैं, तो बी लिम्फोसाइट जो है वो 3 से 7 दिन रहेगा, और टी लिम्फोसाइट जो है वो कुछ दिन से सेवरल ईयर्स रहता है। तो जो बी लिम्फोसाइट्स है यानी ये जो है ब्लड में 2 जगह, एक ब्लड है और दूसरा टिश्यू। तो ब्लड में जो है वो 4 से 5 दिन तक, ब्लड में 4 से 5 दिन तक, और टिश्यूज में 4 से 5 दिन तक, और ब्लड में 4 से 8 दिन तक। जो लिम्फोसाइट्स हैं वो प्रेजेंट रहेंगे ब्लड में और टिश्यूज में। तो ब्लड में रहेगा 4 से 8 घंटे तक, 4 से 8 घंटे तक ब्लड में, और टिश्यूज में 4 से 5 घंटे तक। फंक्शन जो है इनका काम जो मेनली है वो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करना और माइक्रोब्स के द्वारा प्रोड्यूस किए गए टॉक्सिन को डिस्ट्रॉय कर देना। टॉक्सिन क्या होता है, तो टॉक्सिन जो है वो सब्सटेंस होता है या एंटीबॉडी होता है, टॉक्सिन क्या होता है, टॉक्सिन वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है, जिसका हमारे हेल्थ हजार्ड पे अफेक्ट होता है। इनके पास ये एक्ट करते हैं, ट्यूमर सेल्स को मारते हैं और हीलिंग
इंजरी को हील करने में यानी घावों को भरने में ये भी ये सहायक होते हैं। अब बात करें हम लोग मोनोसाइट्स की, तो मोनोसाइट्स जो है वो सबसे बड़ा ल्यूकोसाइट्स होता है और ये 12 से 20 माइक्रोमीटर होता है। और यही जो मोनोसाइट्स है, ये जो मोनोसाइट्स है बाद में क्या बन जाता है, मैक्रोफेज बन जाता है, मैक्रोफेज बनता है। और ये जो मैक्रोफेज होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, तो ये फैगोसाइटोसिस करते हैं। क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब इनगल्फ करते हैं और जो बाहर से आए माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इनका जो शेप होता है एम्बॉइड होता है, यानी कोई भी फिक्स शेप नहीं है। न्यूक्लियस जो होता है वो बीन शेप होता है, सोयाबीन के दाने के जैसा ये होता है। ये जो होते हैं मोटाइल होते हैं, फैगोसाइटिक नेचर होते हैं, यानी ये क्या करेगा, इनगल्फ करेगा और उसको डिस्ट्रॉय करेगा। चेंज माइक्रोफेज, बड़ा मतलब अपना साइज इंक्रीज करके किस में चेंज हो जाते हैं, माइक्रोफेज में चेंज हो जाते हैं। और इनको हम लोग स्कैवेंजर सेल्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं स्कैवेंजर, मतलब होता है जो डेड और डिके के ऊपर फीड करे। तो ये भी क्या होते हैं, डेड सेल्स के ऊपर फीड करते हैं, यानी डेड सेल्स को मारते हैं या सेल्स के फ्रैगमेंट्स को मारते हैं, या फिर जो भी माइक्रोब्स हमारे बॉडी के अंदर आता है उसको ये इनगल्फ कर जाते हैं। लाइफ स्पैन इनका कुछ दिनों का होता है। इसके बाद अगर हम देखते हैं न्यूट्रोफिल्स जो है वो सबसे ज़्यादा है। सबसे बड़ा कौन है, मोनोसाइट्स। सबसे ज़्यादा कौन है, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स का नेचर दोनों एक ही जैसा होता है। ये भी फैगोसाइटोसिस दिखाते हैं, वो भी फैगोसाइटोसिस दिखाते हैं। और इनका जो साइज है 9 से 12 माइक्रोमीटर होता है। इनका जो न्यूक्लियस है वो मेनी लोब्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा लोब्ड होता है, यानी 3 से अधिक लोब्ड होता है। इनके पास फाइन ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है। इनको स्टेन किया जाता है जब एसिड और बेसिक स्टेन से, तो इनका जो स्टेन होता है वो वीकली होता है, यानी बहुत ही कम स्टेनिंग इसमें दिखाई पड़ता है, इसलिए इनको हम लोग न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं। इनका जो नेचर होता है फैगोसाइटिक इन नेचर होता है और ये क्या करते हैं, जर्म्स को किल करते हैं। ठीक है। बेसोफिल्स, तो बेसोफिल्स को अगर हम देखते हैं तो बेसोफिल जो है वो 3 लॉब्ड स्ट्रक्चर है। इसका न्यूक्लियस जो होता है वो 3 लॉब्ड होते हैं, यानी 3 बार घुमा होता है। एस शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है। ग्रैनुल जो होता है कुछ होते हैं और क्रॉसर होते हैं। स्टेन जो किया जाता है वो बेसिक डाइज के द्वारा किया जाता है और ये मिथिलाइन ब्लू होते हैं। जो बेसिक डाई है उसका नाम है मिथिलाइन ब्लू। जो साइज है वो 10 से 12 माइक्रोमीटर है। इसका जो लाइफ स्पैन है जो वो कुछ दिनों का है। ये क्या रिलीज करता है, तो हिस्टामीन, हेपरिन, सेरोटोनिन। हिस्टामीन और सेरोटोनिन जो है वो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स दिखाता है। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स यानी जो फूल जाता है और इचिंग वगैरह होता है जब एलर्जी दिखाई पड़ता है। इसके अलावा हिस्टामीन के कारण कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स में। अब इसके ये जो होता है वो सबसे कम होता है, लीस्ट एमंग द ल्यूकोसाइट, जो कि 0.075% तक हो सकता है, बहुत ही कम होता है। इसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद है इसेनोफिल्स। इसेनोफिल जो है वो 2 से 3% होता है ल्यूकोसाइट्स का। इसका जो न्यूक्लियस है ये 2 लोब्ड का न्यूक्लियस है। जो साइटोप्लाज्म होता है वो एबंडेंट कोर्स ग्रैनुअल्स होते हैं। स्टेन जो किया जाता है वो एसिडिक डाइज के द्वारा किया जाता है, इयोसिन के द्वारा। जो साइज है वो 10 से 14 माइक्रोमीटर होता है। लाइफ स्पैन जो है वो कुछ दिनों का हो सकता है। ये क्या होता है, एलर्जिक कंडीशन में इनका नंबर इंक्रीज कर सकता है, जैसे अस्थमा, हे फीवर। ये जो होता है ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने में हेल्प करते हैं और इनका जो नेचर होता है वो नॉन फैगोसाइटिक होता है। ठीक है।